हेडलाइंस है कि असेंबली पोल से पहले इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के टॉप ब्यूरोक्रेसी और पुलिस ऑफिसर्स को बदल दिया है। हेडलाइंस के साथ टीएमसी के द्वारा अपने 294 से 291 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। लगभग आधी सीटों पर भाजपा के द्वारा भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी बनाम ममता बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी जो पहले टीएमसी में हुआ करते थे, फिलहाल ममता बनर्जी के सामने उन्हीं की सीट जहां पर पहले नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी, बाद में फिर भवानीपुर से जीतकर आई थी, दोनों ही जगह पर मुकाबला देने पहुंच गए हैं। तो यह मुकाबला इस बार बेहद खास होने जा रहा है, यानी कि बीजेपी टीएमसी के सामने फिर से आक्रामक रुख के रूप में दिखाई दे रही है। चर्चा करेंगे इसके साथ साथ, लेकिन एक अपडेट, और वो अपडेट यह कि इस रविवार सुबह 11 बजे आप लोगों के लिए एक वेबिनार रखी गई है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके अंदर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे साइड इनकम के सोर्स डेवलप किए जा सकते हैं, या फिर अगर आप काम करते हैं और काम के माध्यम से अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें ऑटोमेट हो, या फिर एआई का इस्तेमाल करके, एआई में जैसे क्लॉड जैसे एआई का इस्तेमाल करके आपका काम आसान बने, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो इसके लिए एक फ्री वेबिनार है जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। वहां जाकर आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, कम्युनिटी के अंदर आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। वहां पर आपको क्लास का लिंक मिलेगा, आप रविवार सुबह 11 बजे उस लिंक पर क्लिक करके क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। अगर कम्युनिटी फिल हो जाती है तो परेशान ना हो, हम एक और बना करके आपके सामने पेश कर देंगे, ठीक है। ऑलरेडी बहुत सारे लोग उस वेबिनार के लिए ज्वाइन कर चुके हैं, फ्री वेबिनार है, आप भी देखना चाहें तो देख लीजिएगा। चलिए, फिलहाल के लिए चुनाव आयोग ने रविवार को असम, केरल, पांडिचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनावों का ऐलान कर दिया। बंगाल में 2 फेज में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। तमिलनाडु, केरल, असम, पांडिचेरी में सिंगल फेज में चुनाव होंगे। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को, केरल, असम, पांडिचेरी में 9 अप्रैल को मतदान हो जाएंगे। पांचों का रिजल्ट 4 मई को आ जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के द्वारा पांचों राज्यों में 17.5 करोड़ मतदाताओं के 824 सीटों पर चुनाव की घोषणा करते हुए इन्होंने यह जानकारी दे दी। यह चर्चा इसलिए खास हो रही है, पिछली बार बंगाल में 8 चरणों में चुनाव था, इस बार बंगाल में 2 चरणों में चुनाव है। यह मुद्दा काफी हाईलाइट रहा था कि भाई पिछली बार वर्सेस इस बार क्या हुआ है, क्यों हुआ है, इसके बारे में चर्चा। 294 पश्चिम बंगाल, आज का ये जो पूरा सेशन है पश्चिम बंगाल पर ही फोकस्ड है, क्योंकि पिछली बार हमने बंगाल के इलेक्शन की चर्चा क्यों नहीं ये मुद्दा उठाया था। आज चर्चा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के उस इलेक्शन में क्या क्या हो चुका है और सरकारें किस तरह से मतलब अब अपनी अपनी तैयारियों में लगी हैं, केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है साहब। चलिए, तो 5 राज्यों के शेड्यूल में पश्चिम बंगाल 294 सीटों पर जो चुनाव लड़ने जा रहा है, इसके अंदर 2 फेज में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को इलेक्शन होने हैं और उनका रिजल्ट 4 मई को आएगा। अपडेट्स में सबसे पहला अपडेट यह आता है कि मेजर रिशफल करते हुए बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कोलकाता के चीफ कमिश्नर जो सीपी हैं उनको और टॉप ब्यूरोक्रेट्स को हटा दिया है। इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है और अगले ही दिन ये काम हो जाता है। जब तबादला होता है 6 अफसरों का, तो ये अपने आप में एक बड़ा विषय बनता है। क्यों? क्योंकि जिनके तबादले हुए वो मुख्य सचिव लेवल के लोग हैं। मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती हटा दी गई। ममता बनर्जी ने इनके हटाने पर कहा कि वो बंगाली थी लेकिन भाजपाई उन्हें पसंद नहीं करते थे, इसलिए चुनाव आयोग ने उन्हें हटा दिया। उनकी जगह पर 1993 बैच के आईएएस दुष्मंत नारियाला को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। आपके दिमाग में पहला तकनीकी सवाल, क्या इलेक्शन कमीशन यह कर सकता है चुनाव के अंदर मुख्य सचिव को ही हटा दे? मुख्य सचिव मतलब समझिए, अगर चुनाव के माध्यम से चुनकर अगर राज्य का कोई सबसे बड़ा प्रतिनिधि आता है तो उसे मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन आईएएस की परीक्षा दे करके जो सबसे बड़ा अधिकारी बनता है राज्य का, जो कि प्रमोशन से पहुंचते पहुंचते मुख्यमंत्री का सचिव बनता है, उसे मुख्य सचिव कहते हैं। यानी ये वो व्यक्ति होता है जो पूरा पूरा सेक्रेटेरिएट हेड करता है। मुख्यमंत्री के जितने भी प्लान हैं, मुख्यमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं, तमाम सचिव लेवल के अधिकारियों से, आईएएस अधिकारियों से वो एग्जीक्यूट कराता है। आईएएस के अंदर स्टेट की सबसे ऊंची पोस्ट चीफ सेक्रेटरी और केंद्र में आईएएस की सबसे ऊंची पोस्ट कैबिनेट सेक्रेटरी होती है, जो प्रधानमंत्री के सचिव के रूप में आप समझ सकते हैं। हालांकि आजकल पीएमओ के अंदर अलग सचिव होते हैं, सीएमओ के अंदर अलग सचिव होते हैं, लेकिन आधिकारिक जो अगर आप ब्यूरोक्रेसी हायरार्की देखें तो मुख्य सचिव ही आईएएस अधिकारियों के बहुत सी चीजों का निर्णय लेते हैं। उनको कौन सा पद मिलना है, कौन सा ट्रांसफर पोस्टिंग होनी है, उसमें वो मुख्यमंत्री की सहायता करते हैं, काम का एग्जीक्यूशन कराते हैं। ऐसे में फिलहाल जो मुख्य सचिव का पद है वो काफी क्रूशियल माना जाता है। और इलेक्शन के टाइम पर क्योंकि राज्य सरकार के कार्य जो पहले से चले आ रहे हैं वो कहीं चुनाव के अंदर बाधा ना बन जाए, ऐसे में चुनाव आयोग जिन भी राज्यों में राज्य सरकारों का इंटरफेरेंस ज्यादा पाता है वहां पर कई तकनीकी परिवर्तन करता है, कई अधिकारियों को हटाता है। चुनाव से पहले
चुनाव आयोग का यह रोल नहीं रहता, लेकिन चुनाव के आचार संहिता के साथ जैसे ही अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन होता है, जैसे संडे को हुआ, तो अनाउंसमेंट के तुरंत बाद आचार संहिता लगती है और वो पूरा राज्य चुनाव आयोग के प्रशासनिक अंडर में चला जाता है। यानी कि अब यहां पर जो भी होगा वो चुनाव आयोग करेगा। चुनाव आयोग एक प्रकार की संवैधानिक संस्था है जो केंद्र के मतलब हालांकि अंडर में तो काम नहीं करती है, उसको पूरी तरह स्वतंत्र काम करने का आदेश दिया हुआ है, तो वो चुनावों को फ्री एंड फेयर कराने के लिए जो भी उपयुक्त समझती है वो करती है। तो ऐसे में मुख्य सचिव को हटाकर पद से नंदिनी चक्रवर्ती के स्थान पर दुष्मंत नरियाला जो आईएएस है उनको बिठाया गया। इसके अलावा भी पीयूष पांडे की जगह सिद्धार्थ गुप्ता को डीजीपी बनाया गया। सुप्रतिम सरकार की जगह अजय कुमार नंद कोलकाता के पुलिस कमिश्नर बनाए गए। राज्य के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा की जगह आईएएस अफसर संघमित्र घोष गृह सचिव बनाया गया। 6 बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर की लिस्ट आती है। इस पर इलेक्शन कमीशन ने तर्क, जो ऑब्वियस सी बात है कि हम राज्य के अंदर गृह सचिव क्या करता है ना, पुलिस पर पूरा नियंत्रण। वैसे तो पुलिस पर पूरा नियंत्रण होता है डीजीपी का, लेकिन डीजीपी ऐसा माना जाता है कि पुलिस के कार्यों में राज्य सरकार ने अपने पास एक सचिव भी रखा होता है जो आईएएस होता है, और वो आईएएस जो है वो गृह के मामले यानी कि देश राज्य की आंतरिक सुरक्षा के जो मामले हैं उन मामलों में डीजीपी के साथ कोऑर्डिनेशन में रहता है। तो गृह सचिव एक काफी टेक्निकल पद होता है राज्य की आंतरिक सुरक्षा के लिए, सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो डीजीपी बदला, गृह सचिव बदला, मुख्य सचिव बदला, तो की पोजीशंस पर लोग बदल दिए, तो आदेश देने वाले लोग इनके अपने हो सकते हैं। यानी चुनाव आयोग को जो लगता है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा सकते हैं उनको बिठाया गया। चुनावों की समीक्षा के बाद ही उन्होंने यह फैसला लिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा 7 एईओ आरओ अधिकारी भी इनके द्वारा यहां पर बदले गए। इस पर ममता बनर्जी ने अपना विरोध व्यक्त किया और कहा कि ठीक है, आप इन्हें बदल सकते हैं लेकिन सरकार हमारी ही आएगी। ममता बनर्जी का दावा यह रहा। टीएमसी के द्वारा अपने स्टैंड को रखते हुए कहा गया कि ये सारे प्रयास जो आप कर रहे हैं गलत हैं। जिन अधिकारियों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, चुनाव के अंदर किसी प्रकार के भेदभाव की शिकायत नहीं है, आप उन्हें बदलकर आप प्रेसिडेंट गलत शेयर कर रहे हैं। लगता है कि आपके खिलाफ जिस प्रकार से रोष है मिस्टर ज्ञानेश कुमार जो कि चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, आपके खिलाफ जो रोष है वो सही है। आप निष्पक्ष चुनाव नहीं कराते, आप पक्षपातपूर्ण चुनाव कराते हैं। आपको केंद्र में बैठी बीजेपी को चुनाव में यहां पर अच्छे से प्रेजेंट करना है, आप उनके लिए काम कर रहे हैं। सीधा सीधा उनके आरोपों में यही बात कही गई। अच्छा, एक और आरोप, क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा एसआईआर मतलब इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है इन दिनों इलेक्शन की वोटर लिस्ट का, और उसकी फाइनल लिस्ट जो है वो फरवरी के एंड में इन्होंने निकाल दी थी, जिसमें कि लगभग 60 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए, या कहिए कि उन्हें सब्जेक्ट टू एडजुडिकेशन रख दिया गया। यानी कि अब ये अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं मतदाता कि हम सही हैं, तो आप जाकर अपने नाम को चेक करा लें। अब नाम चेक करा करके मतदाता लिस्ट में दोबारा जुड़ने के लिए तारीख 30 मार्च तय की गई है। तो ये जो पूरा मार्च का महीना है, यहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के दोबारा मतदाता लिस्ट में शामिल होने के लिए कतारें लगी हैं। तो ऐसे में बोले आपने जानबूझकर चुनाव के अंदर मतदाता काटे और साथ में अपने तरफ से अधिकारियों को बदल दिया, इस प्रकार के इनके आरोप लगाए गए। हालांकि उस तरफ से इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम पूरे देश के अंदर यह प्रक्रिया करा रहे हैं। जो मतदाता वहां रहते ही नहीं है, अगर उनके नाम पर फर्जी वोट डलता है तो हम उनको वोट को हटा करके नए वोटर्स को, मतलब या फिर जो सही वोटर लिस्ट है उसे प्रमोट करना चाहते हैं। हो सकता है कोई अवैध रूप से बांग्लादेशी एंट्री कर गया हो, गया कोई माइग्रेंट आ गया हो जो बंगाल के चुनावों को प्रभावित कर सके। तो हमारा काम है कि हम मतदाताओं के इलेक्टोरल रोल को सही से बनाएं, और उस काम को हम लोग फिलहाल कर रहे हैं। हालांकि इस पर और भी अपडेट है, वो मैं आपको आपके सामने रखूंगा। तो क्या केवल ये पश्चिम बंगाल में हुआ? जवाब है जी नहीं। तो आसाम में भी ऐसे ही अधिकारियों को बदला गया, 5 पुलिस अधिकारियों को बदला गया 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तमिलनाडु के अंदर भी ऐसे ही कुछ परिवर्तन किए गए हैं, वहां पर भी 4 पुलिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अधिकारियों को बदला गया। तमिलनाडु में भी ऐसा हुआ है। हालांकि डीजीपी लेवल के अधिकारी नहीं है, मुख्य सचिव लेवल, गृह सचिव के अधिकारी नहीं है। तो हो सकता है कि केवल यह बताने के लिए कि देखो हमने ये परिवर्तन किए हैं। दूसरा परिवर्तन जो इलेक्शन से जस्ट पहले हुआ, वो इलेक्शन की घोषणा से पहले राष्ट्रपति के द्वारा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के गवर्नर परिवर्तित करके हुआ। तमिलनाडु में केरल के गवर्नर को अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया, और तमिलनाडु के जो गवर्नर थे आर एन रवि, उनको बंगाल का यानी पश्चिम बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। अब गवर्नर कौन है? गवर्नर असल में केंद्र का ही प्रतिनिधि होता है राज्य के अंदर। तो अब तक कौन थे? तो अब तक साहब बंगाल के अंदर बोस साहब थे, सीवी आनंद बोस, जो भी पूर्व आईएएस अधिकारी हुआ करते थे, 78 साल के हैं। इनको हटा करके अब आर एन रवि को बिठाया गया है। ऐसे में इनका कहना है कि हो सकता है बोस साहब आपके काम ना कर रहे हो, इसलिए आर एन रवि को लेकर आया हो।
अक्सर जब भी सहकारी संघवाद की बात होती है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात होती है, तो आरोप यह होता है कि केंद्र और राज्य मिलकर काम क्यों नहीं करते। यदि राज्यपाल का पद है तो राज्यपाल के लिए राज्य की सरकार से भी तो पूछ लिया जाए कि रखना है कि चलाना है। हालांकि ममता बनर्जी का राज्यपाल के साथ पहले भी बहुत जबरदस्त झगड़ा रहा है, जो कि हेडलाइंस बनी है। उनके ऊपर कई प्रकार के आरोप रहे हैं। विश्वविद्यालय में वीसी नियुक्ति विवाद रहा है, राज्य विधेयकों को मंजूरी ना देने का आरोप रहा है। लेकिन अभी जब उन्हें हटाया गया तो ममता बनर्जी ने कहा कि शायद वो अब केंद्र के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्हें हटा दिया गया। तो ममता बनर्जी ने उनके हटाने को भी राज्य की सहमति लेकर ना हटाए जाने पर अपना विरोध व्यक्त किया। खैर, इन सबके साथ साथ अब बंगाल के अंदर गवर्नर भी नए आ चुके हैं। तो गवर्नर जो कि केंद्र का प्रतिनिधि राज्य में होता है, वो आर एन रवि आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ बड़े अधिकारी बदले जा चुके हैं। अब बात आती है यहां पर वोटिंग की। तो वोटिंग की डेट यहां पर आई है 23 और 29 अप्रैल। इसमें नॉमिनेशन का जो आखिरी दिन रखा गया है वो 7 अप्रैल रखा गया है फर्स्ट फेज के लिए, और 10 अप्रैल रखा गया है सेकंड फेज के लिए, मतलब 6 अप्रैल और 9 अप्रैल रखा गया है। ये 6 अप्रैल और 9 अप्रैल रखने के पीछे और इतने ज्यादा डिले करने के पीछे तर्क दिया गया कि 30 मार्च को जब 60 लाख मतदाता जिनके नाम अभी जांच के दायरे में हैं, जिसको करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 500 से अधिक जुडिशियल ऑफिसर तैनात किए हैं, हाईकोर्ट के ऐसे जज तैनात किए गए कोलकाता के हाईकोर्ट के अंडर में, जिनके माध्यम से जुडिशियल तरीके से यह चेक हो सके कि यह प्रॉपर फेयर तरीके से काम हो रहा है या नहीं, जिनके नाम कटे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है, उनका पता लगाया जा सके। तो गहन इंटेंसिव तरीके से रिवीजन चल रहा है इलेक्टोरल रोल का, और उस इलेक्टोरल रोल के रिवीजन को होने में 30 मार्च आ जाएगा। इसीलिए नॉमिनेशन का दिन 6 अप्रैल और 9 अप्रैल रखा गया है। ममता बनर्जी अगर जीतती हैं तो चौथी बार सीएम बनकर रिकॉर्ड पाएंगी। 294 सीटों पर इलेक्शन होने हैं। बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए। पिछली बार भी 213 सीटें जीती थी, और भाजपा यहां पर 77 सीट जीत करके सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनकर आई थी। दोनों ही पार्टियां फिर से अपनी दावेदारी पेश करेंगी। बीजेपी के लिए इस बार शुवेंदु अधिकारी फिर से 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की ही पार्टी में हुआ करते थे, ममता बनर्जी की तरफ से मंत्री भी रहे, लेकिन 2020 में टीएमसी छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए। 2021 के चुनावों में ममता बनर्जी की जो मतलब प्रचलित सीट थी, नंदीग्राम सीट, जहां पर सिंगूर का उन्होंने मामला उठाया था, उस जगह पर ही ममता बनर्जी को टक्कर देकर उन्हें चुनाव हराया था। इसके बाद में ममता बनर्जी को अपनी वो नंदीग्राम जो लगातार चली आ रही सीट थी उसे छोड़कर चुनाव जब बंगाल के हो गए, उसके बाद में ममता बनर्जी हार गई, लेकिन पार्टी बहुमत में आ गई, तो उन्होंने एक विधायक का इस्तीफा दिलवाकर भवानीपुर सीट को खाली करके उस सीट से खुद चुनाव लड़के बाई इलेक्शन करवा करके फिर से चुनाव जीतकर आई और इलेक्टेड होकर के मुख्यमंत्री बनी। हालांकि बिना व्यक्ति इलेक्टेड हुए भी 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है, तो ममता बनर्जी ने यह तरीका फॉलो किया था। इस बार भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों ही जगह पर शुवेंदु अधिकारी उन्हें टक्कर देने के लिए चुनाव में उतर गए हैं। इसलिए यह एक अपने आप में हाई प्रोफाइल मुकाबला होता हुआ दिख रहा है। दोनों का मुकाबला पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय होगा। शुवेंदु अधिकारी को लीडर ऑफ अपोजिशन माना गया, अब अपोजिशन है, तो उनसे इस बार की उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी शायद उन्हें सीएम फेस के रूप में प्रोजेक्ट करे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हाल ही में अपने 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई और उसके अंदर 10 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया, जिसमें से मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपके सामने है। इसके साथ साथ ममता बनर्जी ने भी अपनी तरफ से आज थोड़ी देर पहले 294 में से 291 सीटों पर अपने उम्मीदवार जारी कर दिए। इस बार उन्होंने सेलिब्रिटीज को कम मौका दिया है। अल्पसंख्यकों की संख्या लगभग 50 के आसपास बताई जा रही है, उन्हें मौका दिया गया है। तो भाजपा की तरफ से शुवेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के सामने एज एन फेस डिक्लेयर तो नहीं किया गया, लेकिन हां, जब वो इतना कड़ा मुकाबला दे रहे हैं तो उस तरह से उन्हें प्रेजेंट किया जा रहा है। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों में 23 टीचर्स को, 8 सामाजिक कार्यकर्ताओं को, 6 वकीलों को, 5 डॉक्टरों को टिकट वितरण में जगह दी है। ममता बनर्जी के द्वारा थोड़ी देर पहले जो सीट वितरण हुआ उसमें से 3 सीटें उन्होंने अपनी सहयोगी पार्टी बीजीपीएम के लिए छोड़ दी हैं और अपनी तरफ से उन्होंने महिलाओं को भी प्राथमिकता देते हुए 52 तो महिलाओं उम्मीदवारों को रखा है, 15 सेलिब्रिटीज को टिकट दिया है, 47 उम्मीदवार अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, 40 साल के उम्र के से कम के 42 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है और 95 कैंडिडेट एससी एसटी कैंडिडेट बताए गए हैं। तो कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल के अंदर इलेक्शन में अब फिर से एक माहौल दिखने लगा है। और आप लोग इस चीज को कैसे देखते हैं जरूर बताइएगा। टीएमसी का मानना है कि इस बार 4 मई को ममता बनर्जी फिर से सीएम रिपीट करेंगी, वहीं कुछ का कहना है 4 मई ममता गई। आप लोग क्या सोचते हैं अपनी तरफ से जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है फ्री वेबिनार का, उसे ज्वाइन कर लीजिए। रविवार के दिन आपकी वेबिनार होगी। धन्यवाद।